हेलो दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपन चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग तक पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। पिछले वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बनती है 4 नंबर के लायक। यानी कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, वो इस चैप्टर से काफी अच्छे बनते हैं। और वो क्या बनते हैं कि गाउस का नियम और उसका व्युत्पन्न से लेकर के गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग है वहां तक। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छे अनुप्रयोग की, जो कि गाउस का नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग है, यानी पहला अनुप्रयोग है। आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये 4-4 नंबर में आते हैं तो इनको डिवाइडेशन पार्टों के अंदर अंकों में किया हुआ होता है। हमें यहाँ पर ये चीज समझनी है कि किस प्रकार से हमें किस पार्ट को कितना कंप्लीट करना है और कहाँ तक लिखना है। अगर हमारे पास में क्वेश्चन किस प्रकार से आए तो कौन सा पार्ट और कहाँ तक लिखना है, इस चीज को हमें समझना है। तो दोस्तों, गाउस का नियम क्या कहता है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। पहले होता क्या है कि जब अपने पास में कोई भी एक आवेश है, उसको किसी बंद पृष्ठ में रखा जाता है। हम किसी भी पृष्ठ के अंदर यदि उस आवेश को बंद कर दें तो वो आवेश क्या करेगा, विद्युत बलरेखाएं उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा, यानी निकालेगा या फिर लेगा। तो जो विद्युत बलरेखा बाहर करेगी उस पृष्ठ को, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। तो गाउस ने ये कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो उन्होंने कहा कि फाई बराबर समीकरण Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, जो भी वैल्यू बनेगी वो उससे पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की बनेगी। इसके अंदर उसी का अनुप्रयोग है, इसका मतलब उसकी जरूरत इसमें पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अपने पास में टॉपिक है कि गाउस के नियम से, दोस्तों गाउस का नियम यूज करना है। और करना क्या है कि अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश का मतलब एक ऐसा आवेश, कोई तार हो सकता है, कोई छड़ हो सकती है, कोई पिडोरी हो सकती है जो कि चालक हो, उसके अंदर हमने आवेश दिया है तो आवेश किस प्रकार से फैलेगा, रेखीय रूप में फैलेगा। तो यहाँ पर मैं किसी तार वगैरह का नाम लेने की बजाय हम ज्यादातर जो शब्द यूज करते हैं वो करते हैं रेखीय आवेश। रेखीय आवेश का मतलब एक रेखा के अंदर आवेश बंटे हुए हैं। तो यहाँ पर रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। अपने पास में कोई भी एक तार है और उस तार को जैसे ही हमने आवेश दिया है तो ये आवेशित हो गया। आवेशित होने के बाद में क्या होगा कि अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो हमें यहाँ पर देखना है, मान लो कि कोई हम पॉइंट ले लेते हैं इतनी दूरी पर, यहाँ पर अपने पास में कोई पॉइंट है, तो इस चालक तार के द्वारा इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को करने के लिए हम 2 पार्टों में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट है जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और दूसरा बिंदु है वो है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, यानी कि मान क्या होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने इसको 2 पार्टों में बांटा है, ए और बी के रूप में। ध्यान देना, अगर अपने पास में ये क्वेश्चन आता है तो दोनों ही पार्ट हमें करने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि गाउस के नियम की सहायता से अनंत रेखीय आवेशित तार भी नाम दे सकता है, या इतना ही लिख सकता है कि अनंत रेखीय आवेश के द्वारा आप विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो अपन विद्युत क्षेत्र की जब गणना करेंगे तो हमें दिशा वाला पार्ट ऑटोमेटिक उसमें करना होता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। दोस्तों, हमें पहले दिशा ज्ञात करनी होगी, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस पर। तो चित्रानुसार माना AB, चित्रानुसार माना AB एक अनंत रेखीय आवेश का भाग है। दोस्तों, अपने पास में जो ये डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम में ये जो हमने डैश डैश करके लेकर के यहाँ तक डैश डैश जो बनाया है, ये अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। यानी कि अपने पास में अनंत लंबाई का क्या है, कोई तार है, और उस तार का मैंने क्या लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, कौन सा, AB। बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि ये थ्योरी यदि हमें याद करनी है, समझनी है, लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें डायग्राम की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि हमने एक भाग AB ले लिया
उसके बाद में बोलता है कि जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर दूसरे चैप्टर के शुरुआत के 2-3 वीडियो में हमने बात की थी कि रेखीय घनत्व क्या होता है या रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। यानी कि अपने पास में कोई चालक तार है, इसको हमने क्या किया है, आवेश दिया है। ध्यान से समझना, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भी इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में कोई चालक तार है और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि L है। तो L लंबाई को हमने कितना आवेश दिया, Q। L लंबाई को हमने आवेश दिया Q, तो एकांक लंबाई को आवेश कितना देंगे, Q/L। यही अपना क्या बन गया, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल रूप से समझाता हूँ। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। यानी कि ये अपने पास में तार है, इस तार की एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरित हुआ है। एकांक लंबाई के अंदर जो भी आवेश होगा वो अपना कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कहता है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा, जो कि हम लेते हैं AB भाग के मध्य बिंदु O से। ये AB का मध्य बिंदु O है। इस O से हमें क्या करना है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेना है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया। यहाँ पर P बिंदु लेते हैं। कौन सा बिंदु लेते हैं, P। इसके बाद में ये कहता है कि जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यानी कि हमारा जो मेन टारगेट है पॉइंट के अकॉर्डिंग वो है यहाँ पर दिशा ज्ञात करना, कि दिशा है वो किस डायरेक्शन में होगी, बाहर होगी, अंदर होगी, साइड में होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो दोस्तों आते हैं थोड़ा सा डायग्राम पर। डायग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने AB चालक तार का टुकड़ा लिया, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ले लिया। और अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, कौन सा पार्ट, AO, इस पार्ट के द्वारा और BO या फिर OB, इन पार्ट के द्वारा, इस पार्ट और इस पार्ट, दोनों पार्टों के द्वारा इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी। क्यों होगी समान, क्योंकि ये दोनों टुकड़े क्या है, समान है। यदि टुकड़े समान है तो इनके ऊपर जो आवेश है वो भी क्या होगा, समान होगा। जब अपने पास में आवेश समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, समान होती है। देखो नहीं समझ पा रहा तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि अपने पास में होता है E बराबर KQ/R²। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। E बराबर KQ/R²। दोस्तों यहाँ पर K का मान तो फिक्स होता है, यहाँ पर Q पर निर्भर करता है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q यहाँ पर भी है, उतना का उतना ही यहाँ पर है। अब बात करते हैं दूरी की। तो यहाँ से लेकर के ये दूरी और यहाँ से लेकर के ये दूरी भी दोनों के लिए क्या होगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर मध्य बिंदु लिया है। जब हम मध्य बिंदु लेते हैं तो ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, समान होती है। तो आते हैं अपने वापस डायग्राम पर। यहाँ से दोस्तों देखो, इसके द्वारा यानी इस पार्ट के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम लिख देते हैं DE वेक्टर, और इसके द्वारा इस पार्ट के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको भी DE वेक्टर के द्वारा हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हमने इस डायग्राम को ध्यान से देखा तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर भी कोई ना कोई कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोई ना कोई कोण बन रहा है। तो हमने क्या कर लिया, इस कोण को कोई नाम दे दिया। हम चाहें तो इसको थीटा दे सकते हैं, हम चाहें तो इसको अल्फा दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर अल्फा दिया है क्योंकि ये जितना कोण बनेगा उतना ही कोण ये बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी दोनों समान है, ये दूरी दोनों में काम में आ रही है। इसकी वजह से ये जो कोण बनेगा या फिर कोण के सामने की जो भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या है, बराबर है। इस वजह से एंगल भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर क्या करता है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करती है। तो जितना कोण इधर बना है उतना ही कोण इधर बनेगा, जितना कोण इधर बना है उतना ही कोण इधर बनेगा, क्योंकि ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हम छोटी क्लासों में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कोण बन रहा है अल्फा, यहाँ पर भी कोण बन रहा है अल्फा। तो क्यों ना हम एक काम करें, क्या काम करें कि इस DE वेक्टर को और इस DE वेक्टर को दोनों को घटकों में विभाजित कर दे, यानी कि इनको टुकड़ों में बांट दें। तो जैसे हम टुकड़ों में बांटने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो भाग है वो इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा DE cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा DE sin अल्फा। क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही बताया है कि जिससे कोण बनता है उस पर cos वाला हमेशा घटक आता है। तो इधर तो आ जाएगा cos वाला घटक, इधर आ जाएगा sin वाला घटक।
ऐसे ही जब हम इसको बांटते हैं तो इधर तो आ जाएगा कोस वाला घटक और इधर आ जाएगा साइन वाला घटक। फिर हमने इनको ध्यान से देखा तो जो कोस वाले दोनों घटक है ना वो एक ही डायरेक्शन में है, तो जब कोई दो चीजें एक ही डायरेक्शन में होती है तो वो जुड़ जाती है। और यहाँ पर साइन वाले दोनों घटक है ना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जबकि परिमाण में क्या है, समान। परिमाण का मतलब मान में समान है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे या एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो इनकी वजह से तो कोई विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, तो इस बिंदु पर किसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा, इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों, क्योंकि इनको तो घटकों में बांट दिए तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में परिमाण में समान तो वैसे कैंसिल हो गए, बचे क्या, ये दोनों बचे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ पर P बिंदु पर बाहर की ओर होगी, यानी कि हम लंबवत कह सकते हैं। बाहर की ओर तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश लिया है। यदि हम यहाँ पर नेगेटिव आवेश लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि ऐसे अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता आएगी वो अंदर की ओर होगी, पर होगी लंबवत, इसलिए हम ज्यादातर कौन सा शब्द यूज करेंगे, लंबवत शब्द यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी थ्योरी पर, जितना मैंने समझाया उतना ही लिखना है नीचे कि चित्रानुसार आवेशित अल्पांश कौन कौन से, एक तो ये यानी कि AO तथा OB के मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में क्या है, समान है, यानी इसके द्वारा यहाँ पर जो तीव्रता है वो आपस में परिमाण में क्या है, समान है, परंतु दिशा इनकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। भाग AO व OB के कारण तीव्रता को घटकों में विभाजित करने पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में क्या होते हैं, समान, और दिशा में भी क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। परंतु या जबकि क्षैतिज घटक है वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, लंबवत होती है। ये तो हो गया अपने पास में डायरेक्शन वाला पॉइंट यानी दिशा वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं मान वाला पॉइंट, यानी कि ये अपने पास में चालक तार है, इसकी वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने P पॉइंट पर। ये अपने पास में टॉपिक इस प्रकार से बनेगा कि अनंत रेखीय आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार स्मॉल l लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमें इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है तो हम इस चालक तार के लिए क्या बनाते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। अब बात करते हैं गाउसियन पृष्ठ होता क्या है। तो दोस्तों एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसे हम गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं, जो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है, सहयोग करता है, या काम आता है, या यूजेबल होता है। ऐसे पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही सेम तार है, इसके अंदर ये वाली चीजें नहीं कर सकते, हम इसके लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस गाउसीय पृष्ठ की लंबाई कितनी रखते हैं, हम l लंबाई के गाउसीय पृष्ठ को रखते हैं। यहाँ पर ये लंबाई अपने पास में कितनी हो जाएगी, l, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। ये चीजें इजीली समझ में आ गई होगी आपके। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये तो अपने पास में तार है, ठीक है, और ये हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यानी कि जहां पर r दूरी है उस बिंदु पर हमें करना है। तो यहाँ पर जितना भी ये गाउसियन पृष्ठ हमने बनाए उन सभी की दूरी है वो r होगी, तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर S1, S2 और S3 तीन पार्टों में इस गाउसियन पृष्ठ को डिवाइड कर देता हूँ, बांट देता हूँ, यानी गाउसियन पृष्ठ को हमने तीन भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। कौन कौन से, एक तो ऊपर वाला वर्गाकार पृष्ठ, दूसरा ये अपने पास में जो वक्राकार पृष्ठ है बेलन का, यानी ये वाला जो पृष्ठ है इसको सेकंड नंबर दे दिया, और नीचे वाला जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसको हमने क्या दे दिया, 3 नंबर दे दिया अपने पास में। अब दोस्तों यहाँ से हमें ये समझना है कि इस टॉपिक से हमने ये तो ज्ञात कर लिया कि यहाँ P बिंदु पर जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी।
तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ देखोगे तो भी लंबवत, यहाँ देखोगे तो भी लंबवत, यहाँ देखोगे तो भी लंबवत और यहाँ देखोगे तो भी लंबवत, यानी तीनों जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लंबवत होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों क्षेत्रफल की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर देखते हैं तल कौन कौन सा है। ये अपने पास ऊपर वाला जो वृत्ताकार तल है इसकी डायरेक्शन है वो लंबवत बाहर की ओर, नीचे वाले की नीचे की ओर, और ये जो पृष्ठ है इसकी होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो इस डायरेक्शन में, कहने का मतलब लंबवत होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ds वेक्टर ऊपर की ओर, क्योंकि इस तल का जो क्षेत्रफल है वो ऊपर की ओर है। मैं यहाँ पर क्षेत्रफल को ds ले रहा हूँ सभी के लिए। और इस पृष्ठ का यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो ये पृष्ठ है इसके जो दिशा है वो भी होगी लंबवत बाहर की ओर, इसको ds वेक्टर से लिख दिया, इसकी नीचे की ओर। तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है E और ds के बीच में। E और ds के बीच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि E तो विद्युत क्षेत्र है और ds क्या है, अपने पास में पृष्ठ का क्षेत्रफल है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री। तो दो जगह 90 डिग्री, एक जगह अपने पास में क्या है 0 डिग्री। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी थ्योरी पर आते हैं। तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, ऐसा हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है बहुत अच्छे ढंग से। नंबर 1 ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा हो जाएगा वक्राकार पृष्ठ S2, तीसरा हो जाएगा अपने पास में निचला वृत्ताकार पृष्ठ है वो S3। फिर ये कहता है कि अतः गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स इन तीनों पृष्ठों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, मान लो इस अपने पास में मार्कर के अंदर कोई आवेश है अंदर, तो उस आवेश के द्वारा विद्युत बढ़ेगा, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ से भी निकलेगी। तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो, यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो और यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो, तीनों के फ्लक्सों को यदि हम जोड़ लेते हैं इसके द्वारा निर्गत टोटल फ्लक्स अपने पास में आ जाता है। तो वही काम हमें यहाँ करना है। फाई बराबर फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3, ऐसे ही अपने पास में फाई। अब देखो मैं इस फाई की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि हम दोस्तों ये चीज अच्छे से जानते हैं कि फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये चीज अपन में पास में पहले हम पढ़ चुके हैं। इस चीज को सदिश रूप में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट सिंपल लिखे तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हमें सदिश रूप में लिखना है क्योंकि ds है वो शॉर्ट है, हमें कंप्लीट का निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। इसी चीज को मैं यहाँ पर फाई की जगह तीनों प्रश्नों के लिए यूज करूंगा। तो पहले प्रश्न के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया S1, दूसरे प्रश्न के लिए S2, तीसरे प्रश्न के लिए S3। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फाई है, फाई का मतलब है कुल फ्लक्स, और आपको पता है किसी बंद प्रश्न में कुल फ्लक्स है ना वो गाउस के नियम से निकालते हैं, और गाउस का नियम क्या कहता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर तीनों पृष्ठों के कोण लिख दो। क्यों, क्योंकि जब अपने पास में ये वैल्यू ऐसे है तो हम इसको क्या लिखते हैं, फाई E ds cos थीटा, ये अपने पास में चीज होती है। तो एंगल के रूप में लिखते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, दूसरे पृष्ठ के लिए 0, तीसरे पृष्ठ के लिए 90 डिग्री। जब 90 वाला देखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 तो कंप्लीट 0, और लास्ट वाले पद में भी क्या है cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो टोटल पद 0, केवल एक पद बचेगा कौन सा, cos 0 डिग्री वाला। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 को हम गुणा करेंगे किससे, E और ds से, तो अपने पास में ये पद बचेगा कौन सा, S2 वाला। इधर अपने पास में देखो समेशन Q की जगह मैंने क्या लिखा है लैम्डा a। ध्यान से समझना दोस्तों, एकांक लंबाई का जो आवेश है वो लैम्डा है। ध्यान से सुनना, एकांक लंबाई का आवेश कितना है लैम्डा, तो L लंबाई का आवेश कितना होगा, ये टोटल लंबाई कितनी है L, एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है, तो टोटल लंबाई L का आवेश कितना होगा, टोटल आवेश होगा लैम्डा इनटू L। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब लैम्डा की परिभाषा लिखी थी तो मैंने क्या लिखा था कि Q अपॉन L, यानी कि अपन ऐसा लिखते हैं कि L लंबाई का टोटल आवेश कितना है Q, तो एकांक लंबाई का आवेश कितना होगा Q अपॉन L, और इसी को हम क्या लिखते हैं लैम्डा लिखते हैं। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू L। तो यहाँ पर टोटल आवेश की जगह मैंने क्या लिखा है लैम्डा इनटू
एल बटा में आ गया अपने पास में एप्सिलॉन नॉट और बराबर 0 प्लस इंटीग्रेशन एस टू ई डी एस प्लस 0। तो 0 वाले पदों को वैसे ही हटा देता हूं, अपने पास में कौन से पद बचेंगे, यहाँ पर लेम्डा एल एप्सिलॉन नॉट बराबर ई को मैं बाहर ले लेता हूं, क्यों, ई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर समाकलन किसका होगा, डीएस का होगा। तो इंटीग्रेशन एस टू डीएस। अब S2 में इसलिए साथ में लेकर के चल रहा हूं ताकि हमें लास्ट में ये पता चले कि हम जिसका समाकलन कर रहे हैं वो कौन सा पृष्ठ है। S2 वाला पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है ना इसकी चरणों का, ये पृष्ठ है वक्राकार पृष्ठ। अब हमें इस पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल चाहिए। तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है L, इसकी त्रिज्या कितनी है R। यदि मैं इस प्रकार के अपने पास में लेता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। दोस्तों अपने पास में इस प्रकार से कोई भी एक बेलन है ऐसे, और इसकी त्रिज्या r है, इसकी लंबाई अपने पास में l है। तो मैं इसको जब यहां से कैंची से काटूंगा, इस प्रकार से कैंची से काटूंगा तो ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। और ये अपने पास में क्या हो गया i, ये लंबाई l है और ये लंबाई कितनी है टोटल, ये लंबाई है इसकी परिधि के बराबर। कितनी है लंबाई, परिधि के बराबर। और परिधि कितनी है, जब इसकी त्रिज्या r है तो 2 पाई r, तो 2 पाई r तो हो गई परिधि और ये हो गई अपने पास में चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कंप्लीट पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 2 पाई r इंटू l। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, किसकी जगह, इसकी जगह आगे। यहाँ पर लेम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर e इंटू, अब ये जो चीज है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 पाई r l। अब मैं थोड़ा सा इस पद को यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ आगे, या फिर साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको इजीली स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत नहीं हो और बाद में नोट करने में भी दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर आ गया लेम्डा l बराबर लेम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा e इंटू 2 पाई r l। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमारा टॉपिक क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E बराबर यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो अपनी जगह है, जब ये दोनों गुणा में है तो ये इधर जाएंगे तो इसमें जाएंगे भाग में, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर l से l कैंसिल, कोई समस्या नहीं है, केवल लेम्डा अपने पास में यहाँ पर बचेगा। और मैं ऊपर तो लिख देता हूँ लेम्डा, नीचे यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r को बाद में लिख दिया, 2 पाई को मैंने पहले लिख दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूँ तो देखो क्या चीज बनती है, यहाँ से अपने पास में बनेगा E बराबर 2 लेम्डा और नीचे 2 से गुणा करूंगा कितना बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये 4 पाई है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, k। कितनी होती है, k। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, E बराबर 2k लेम्डा अपॉन r। ये वैल्यू अपने पास में बनती है और यही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, किसके द्वारा, अनंत रेखीय आवेश के द्वारा। अब दोस्तों ये k वाला सिस्टम समझ में आ गया ना कैसे हुआ, k की वैल्यू यदि हम वापस रखते हैं तो यहाँ पर तो आएगा 1, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस ये का ये पद बन जाएगा। अब हम थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्राफ इसमें कैसे बनेगा, इधर हम लेते हैं r, इधर लेते हैं हम e, इसको इजीली समझना आप थोड़ा सा। यहाँ पर r इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन करके ऐसे गिरता हुआ ग्राफ बनेगा। तो हम ऐसे ग्राफ को बना सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं E समानुपाती 1/r। ये अपने पास में ग्राफ बनेगा। ग्राफ भी बनाना जरूरी होता है हमारे पास में जब भी रिजल्ट आता है तब उस समय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके पूरा टॉपिक इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसा का ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इसका सेकंड एलएमपी होगा उसके नियम का, वो लेके आऊंगा बहुत जल्द। आप एक काम कीजिए, वीडियो को देखने के बाद में इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं उसके अगले वीडियो के अंदर उस प्रॉब्लम पर क्या कर दूं, आपके समाधान कर दूं। पर शेयर ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।